कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीएमएस के लिए, एसएफएम के लिए चैप्टर नंबर 3 शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अलग पॉइंट जिसमें हमें अलग अलग पॉइंट्स सीखने हैं, जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, कुछ थेरीज होंगी और कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्यूर्स हैं जो सीखने के लिए नहीं है बट हम लोग नॉलेज के पर्पस के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। मीनिंग को देखते हैं, क्या कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। जो कोई भी हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होती है? एक सेट ऑफ रूल्स होती है, एक सिस्टम्स होती है, एक प्रैक्टिसेस होती है, जिसके थ्रू हमारी जो इंडिविजुअल फर्म होगी उससे हम लोग डायरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल भी करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस essentially involves balancing the interest of a company's many stakeholders. स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है? जो हमारे शेयर होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स या फाइनेंसर्स, द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। जो कोई भी हमारी फर्म के साथ रिलेटेड होगा वो हमारे लिए बन जाते हैं स्टेक होल्डर्स। और इन स्टेक होल्डर्स के जो बैलेंस इंटरेस्ट होता है उन्हें बैलेंस करना, साथ ही उनकी जो एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करना, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीखते हैं। अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ प्राइमरी फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा क्यों? कंपनी और कंपनी के ओनर्स और कंपनी के मैनेजर्स ये अलग अलग एंटिटीज होती है, राइट? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी जिनके ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और जिनमें से इलेक्टेड कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारी कंपनी चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। तो अल्टीमेटली जिस तरह से भी कंपनी के बिजनेसेस होंगे, जिस तरह से कंपनी की डे टू डे रूटीन्स होंगी, वो सभी की सभी इन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से, मैनेजर्स की वजह से चलेगी, राइट? तो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करने वाली जो अथॉरिटी होगी वो होती है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन शॉर्ट क्या है कि ये एक तरह के रूल्स है, एक कंडीशन सेट्स है कि उन्हें फॉलो करना चाहिए। उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ऐसी डिफरेंट केसेस भी है जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्यूर्स में हम लोगों को सीखनी है, जो रिसेंट है। मीनिंग में एक लास्ट पॉइंट और दिया हुआ है, द बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट अ डाउट ऑन अ कंपनीज रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विच कैन इम्पैक्ट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। नेस्ले इंडिया की वजह से एक मैगी एक प्रोडक्ट था, उसमें कुछ अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हुआ था। प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस जो बेयर करने पड़े थे इन इंडिया वो बहुत मेजर थे। सिर्फ यही एग्जाम्पल है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। सत्यम कंप्यूटर्स सिमिलर, सत्यम कंप्यूटर्स की वजह से जो स्कैम बाहर आया था 2008-9 में, तो उसमें भी उसी तरह का जो विंडो ड्रेसिंग किया गया था, फॉल्स इंटरप्रिटेशन या फॉल्स प्रेजेंटेशन किया गया था जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनमें असेट्स बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई थी, राइट? तो उस वजह से जब वो स्कैम बाहर आया तो अल्टीमेटली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कंपनी के ऊपर का जो भरोसा था वो छोड़ना शुरू कर दिया और शेयर्स बेचने शुरू किए, जिसकी वजह से कि कंपनी की शेयर की वैल्यू लगभग 127 या 130 से लेकर 0.06 तक आ गई थी, मतलब 6 रुपए तक आ गई थी, राइट? अगर ऐसा होता है तो ये सभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना ये मेन इंपॉर्टेंट चीज हर एक फर्म, हर एक कंपनी के लिए जरूरी बनता है, जिसकी वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट वैसे ही रिटेन रहे। इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। लगभग 7 मेन पॉइंट्स हैं: डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सभी के नाम या हेडिंग पढ़कर हमें समझ में आता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एज पर हमें जो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस थ्योरी क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। डिसिप्लिन। कॉर्पोरेट discipline is a commitment by a company's senior management to adhere the behavior that is universally recognized and accepted to be correct and proper। मतलब क्या, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो स्ट्रैटेजी फॉर्म करती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, उन सभी को उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब जो करेक्ट और प्रॉपर हो, जो हमारे नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लायक ना हो। सभी के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सभी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, हमारी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वर्किंग कंडीशंस अच्छे से अवेलेबल करके देना, जो हमारी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं उन सभी को अच्छे से रिकॉर्ड करना और अच्छे से प्रेजेंट करना। ये सारी डिसीजन हमारी कब आएगी, तो जो हमारी सीनियर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगी, उन्होंने कंपनी के खुद के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए होंगे, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अच्छे से फॉलो करते होंगे, तो इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट रूल्स, नॉर्म्स एंड लॉज जो हमें फॉलो करने होते हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द केस Transparency is the ease with which an outsider is able to make a meaningful analysis of a company's actions, its economic fundamentals and a non-financial aspects pertinent to that business. In short, कोई भी XYZ कंपनी अगर कुछ बिजनेस कैरी करती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट्स का और उसे सेल करती है, अगर वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल आउटसाइडर, उनसे रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशंस जो हैं, उन फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए उन्होंने कहाँ से फंडिंग रेज की है, कहाँ पर उन्होंने फंडिंग्स का इस्तेमाल किया है, वेदर इट इज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और वेदर इट इज फाइनेंस एक्टिविटीज, जहाँ उन्होंने वो फंडिंग्स यूज किए, उन सभी से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बनता है। ऐसा क्यों? दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ गुड मैनेजमेंट इज एट मेकिंग अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन अ कैंडिड, एक्यूरेट एंड टाइमली मैनर। बैलेंस शीट की डेट अगर 31 मार्च 2000 या फिर हर ईयर एंडिंग के लिए जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है वो 31 मार्च अगर होती है, तो तब तक वो सभी बैलेंस शीट जो होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो टाइम टू टाइम फ्रेम करना, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें वो अवेलेबल करके देना, ये हमारी ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करती है। नॉट ओनली द ऑडिट डेटा बट ऑल्सो जनरल रिपोर्ट्स एंड प्रेस रिलीजेस। जो कोई भी जनरल रिपोर्ट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, वो जनरल रिपोर्ट्स साथ ही साथ जनरल रिपोर्ट्स जो होते हैं या फिर प्रेस रिलीजेस, कोई अनाउंसमेंट्स होंगी या कोई मीटिंग से रिलेटेड नोटिसेस होंगी, वो प्रॉपरली मेंटेन होना या प्रॉपरली डिस्बर्स होना ये ज़रूरी होता है। इसीलिए फीचर में हम लोग ट्रांसपेरेंसी सीखते हैं। It reflects whether or not investors obtain a true picture of what is happening inside the company. In short, ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो कुछ भी कंपनी एक्चुअल बिजनेस कर रही है वो इन्वेस्टर्स को वैसे के वैसे दिख रहा है या नहीं, राइट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंस। Independence is the extent to which a mechanism have been put in a place to minimize or avoid potential conflicts of interest that may exist, such as dominance by the strong chief executive or a large share owner. जो कोई भी इंडिपेंडेंस हम लोग कहते हैं, वो मैकेनिज्म जो होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी अदर इंडिविजुअल या अदर ओनर्स जो हमारे डोमिनेंट लेवल पे होंगे या शेयर जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, मेजॉरिटी शेयर्स होंगे, उनका कहीं पर भी डोमिनेंस नहीं रहेगा।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फीचर यही है, इंडिपेंडेंस। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स हैं और कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। कंपनी के ओनर्स की बिहाफ पे मैनेजमेंट जो होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो काम करते हैं। उनके लिए सेट ऑफ रूल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड होते हैं। उन्हीं के दायरे में वहाँ पे क्या करना होता है, बिजनेस कंडक्ट करना होता है। फिर चाहे जो हमारे इंडिविजुअल ओनर हो, जिनके पास में लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो किसी भी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, कोई भी इवेंट के लिए वहाँ मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। Individuals or a group in a company who make decisions and take decisions on a specific issues need to be accountable for their decisions and actions. Accountable means क्या कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, या फिर ग्राउंड लेवल मैनेजर्स हैं, जिन्हें हम लोगों ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है, उन्होंने उस पर्टिकुलर लेवल पे ली हुई डिसीजंस, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए होंगे वो, और उससे रिलेटेड जो कोई भी आउटकम्स आते हैं या जो कोई भी रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स उन सभी के लिए मे बी वो अच्छे हो या फिर कोई इश्यूज फेस करने पड़े हो, उन सभी के लिए इंडिविजुअल जो कोई भी वहाँ पे अकाउंट पर्सन होगा अपॉइंटेड, वो वहाँ पे अकाउंटेबल होता है। मतलब वो उसे हम लोग पूछेंगे कि भाई तू जिम्मेदार है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ रिगार्ड टू द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टेन्स टू बिहेवियर दैट अलाउज ऑफ अ करेक्टिव एक्शन एंड फॉर पेनलाइजिंग द मिसमैनेजमेंट। जो हम लोगों ने अपॉइंट किया है उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट या इंडिविजुअल वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। Responsible management would, when necessary, put in a place what it would take to set the company on a right path. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है कि इंडिविजुअल, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम लोगों को अगर कहीं ट्रिप पर जाना है, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाना है, तो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते वक्त कोई टीचिंग स्टाफ वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो टीचिंग स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर टूर, राइट। तो उसी तरह से जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए, उनसे होने वाले कुछ रिजल्ट्स के लिए। और अगर इस तरह के कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए तो उन्हें हम लोग रिवॉर्ड देंगे, अगर कुछ वहां पे मिसमैनेजमेंट होगी या फिर जहां पे पेनलाइज करने की जरूरत पड़ी तो वहां पे पेनल्टी भी चार्ज करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फेयरनेस। द सिस्टम्स that exist within the company must be balanced in taking into account all those that have an interest in the companies and its future। जो कोई भी हमारी ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोगों ने ऑडिटिंग में सीखा था SY में, वही सेम फेयरनेस यहाँ पर भी दिखना चाहिए। ऐसा क्यों? द राइट ऑफ वेरियस ग्रुप हैव टू बी एक्नॉलेज्ड एंड रिस्पेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, minority share owners' interests must receive equal consideration to those of the dominant share owners। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके साथ साथ जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उन सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। कहीं पर बैलेंसिंग जो हम लोग कहते हैं, तो हर बार हर किसी के लिए इक्वल डिसीजंस होंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, तो अगर XYZ ये होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड की, तो ABC लिमिटेड इन सब्सिडरी कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जब हमारे पास में इंडिविजुअल कंपनी के लिए मेजर जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स के साथ जिस तरह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव टू सब्सिडरी कंपनीज शेयर होल्डर्स अल्सो। इस तरह की जो फेयरनेस है ये सिर्फ यही पर दिखनी चाहिए क्या? नहीं। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन हो, चाहे वो हमारी डे टू डे रूटीन्स हो, चाहे वो हमारी डिसीजन मेकिंग्स हो,
या फिर हमारी मीटिंग्स के लिए एजेंडा उनका एग्जीक्यूशन हो, उन सभी जगह पर इस तरह के फेयरनेस दिखने चाहिए। फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A well-managed company will be aware of and respond to social issue, placing a high priority on ethical standards. A good corporate citizen is increasingly seen as one that is non-discriminatory, non-exploitative, and responsible with regard to the environmental and human rights issue. हम लोग देखते हैं कि हर एक कंपनी जो है, एमएनसी हो, फिर नेशनल कंपनी हो, या फिर कोई छोटी मोटी कंपनी हो, वो हर बार कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करती है, कुछ डोनेशंस प्रोवाइड करती है, या फिर कुछ फंडिंग्स प्रोवाइड करती है, जिसके लिए सोशल इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट? ऐसा क्यों? तो जो कोई भी इंडस्ट्रियल इमिशंस होते हैं, या फिर हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस होता है, उनकी वजह से अगर इन्वायरमेंट को कहीं पर भी कुछ हानि होती है, तो उसे हम लोग वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। और उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के हम लोगों ने हमारी प्रैक्टिसेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए हो, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। आगे दिया है, अ कंपनी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसकी वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैसे? सच एज इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशन बाय टेकिंग दोज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। प्रोडक्टिविटी कब अच्छे से होगी? तो ये जो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हम लोगों ने, ये अगर अच्छे से हम लोगों ने फॉलो की, और कुछ हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेबर के साथ हम लोगों ने कुछ काम किए हो, तो उसकी वजह से मे बी जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए हम लोग जिस तरह से लेबर वेलफेयर देते हैं, उसी तरह से इन्वायरमेंटल सेटिस्फैक्शन भी दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। क्लियर? ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं की है, क्योंकि बेसिकली ये जो हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हमारे लिए सफिशिएंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम लोग कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जो कंपनीज एक्ट या फिर गवर्निंग अथॉरिटीज होंगी, वेदर अगर वो बैंकिंग कंपनी होगी, एनबीएफसीज होंगी, तो उनके लिए आरबीआई, फिर बाद में कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स होंगे, या फिर इंडिविजुअल अलग अलग कोई गवर्निंग रूल्स या एक्ट्स होंगे, उन सभी को फॉलो करके जो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग करना होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत होती है। डिस्क्लोजर्स मतलब क्या? डिस्क्लोजर्स इज नॉर्मली जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, या फिर हम लोग जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि असेट के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त हम लोग एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, या फिर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करते हैं। इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड डिस्क्लोजर्स। ऐसे डिस्क्लोजर्स अलग अलग पॉलिसीज से रिलेटेड, चाहे वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए हो, या फिर चाहे वो हमारे डेप्रिसिएशन के लिए हो, कुछ प्रोविजंस के लिए हो, वो सभी वहाँ पे मैंडेटरी देने ज़रूरी होते हैं। देन मल्टीफेकेटेड एरियाज, जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग अलग एरियाज को गवर्न करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लाइन के लिए प्रोडक्शन से रिलेटेड गवर्नेंस होंगे, कुछ हमारे जिस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग गवर्नेंस होंगे, कुछ हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड कुछ गवर्नेंस होंगे, साथ ही साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिए हुए हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए अलग अलग जो मैंडेटरी अथॉरिटीज होंगी, वो अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती है, और वो वहाँ पे उनका लुकआउट होता है, वो और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? हम लोगों ने ऊपर देखा था मीनिंग में, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स है,
उन सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो नॉर्मली उन सभी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर कोई कंपनी या फिर कोई कंपनी उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम एसोसिएशन को फॉलो करती है तो अल्टीमेट बेनिफिट किन्हें होगा, तो हमारे स्टेक होल्डर्स को होगा। कैसे बेनिफिट होगा, तो उनसे रिलेटेड जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सपोज फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे वो वोटिंग राइट से रिलेटेड हो, मीटिंग से रिलेटेड हो, उनसे डिविडेंड से रिलेटेड हो, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर अच्छे से फॉलो हो रहे होंगे कंपनी से तो दे विल बी इन द बेनिफिट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सीखा था, राइट। इंपॉर्टेंस की है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो अलग अलग एंगल से हमें गवर्न करेंगे हमारी कंपनीज को, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगी या अकाउंटेबल पर्सन्स होंगे वो सारे यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल काम है, जो कोई भी वर्क है, उनके लिए कोई अकाउंटेबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे अपॉइंट होना जरूरी है। ऐसी सारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सभी को वहाँ पे फिक्स करके दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिकल इन नेचर। जो कोई भी हम लोग अकाउंट्स या फाइनेंस बुक्स में सीखते हैं, मतलब हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड बुक्स में हम लोग सीखते हैं, वो जनरली प्रैक्टिस में वैसे के वैसा यूज होगा ऐसा नहीं होता है। दिस इज फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट से ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखा जाता है या प्रैक्टिकली ज़्यादा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने मीनिंग में भी ऊपर देखा था, सेम वही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंस के पॉइंट पे आया है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो कंट्रोल होता है, राइट, वो मॉडर्न कॉर्पोरेट फर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा होगा। ओनरशिप, डिफरेंट ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एक साथ आकर कंपनी नहीं संभाल सकते, इसके लिए हमारे मैनेजमेंट वहाँ पे अपॉइंट करनी होती है, हमें मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे अपॉइंट करने होते हैं जो इस तरह के सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, एक्ट्स, इथिक्स सब कुछ वहाँ पे संभालेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एथिकल वैल्यू। अब एथिकल वैल्यू मतलब क्या? नॉर्मली द नीड ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है करप्शन की वजह से या फिर कोई अदर पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, तो वो ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इथिकल वैल्यूज़ अच्छे से डेवलप होने चाहिए या फिर इथिकल वैल्यूज़ फॉलो करने चाहिए, इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस ज़रूरी है। और साथ ही साथ इन सब को यूज करके जो मेन बेनिफिट है दैट इज लॉन्ग रन बेनिफिट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला नहीं होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो इनका बेनिफिट जो है वो हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। शॉर्ट रन में हाँ हो सकता है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो ह्यूज बेनिफिट्स अर्न करके मिलेगा, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना जरूरी है। अब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इनके लिए कुछ थेरीज है या प्रैक्टिस है जिसे हम लोग कहते हैं थेरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सभी इन 6 थेरीज में बटी हुई है, डिफरेंट कुछ नहीं है। इन्हें हम लोग कहते क्या है या समझते क्या है इनके हिसाब से हर एक थ्योरी के लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एजेंसी थ्योरी, उनका नाम, इंडिविजुअल थ्योरी के लिए जो नाम दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हम लोग थ्योरीज में होता क्या है वो समझ सकते हैं। एजेंसी थ्योरी में क्या बोला गया है? एजेंसी थ्योरी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स सच एज शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड एजेंट्स सच एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जो रिलेशनशिप है
जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एजेंसी थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the principals of the company hire the agent to perform the work। क्या करते हैं, वो मैनेजर्स को वहां पे अपॉइंट करते हैं या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप लोग कंपनी चलाओ। द प्रिंसिपल डेलीगेट द वर्क ऑफ रनिंग द बिजनेस टू द डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हु आर एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर के एजेंट होते हैं वो वहां पे काम करते हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड द एजेंट्स टू एक्ट एंड मेक द डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कौन, कि जिनके बिहाफ पे मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हमें प्रॉफिट कमा के दो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दो, हमारी कंपनी के जो सेल्स होगी वो बढ़ा के इनकम्स अर्न करो और एक्सपेंसेस अच्छे खासे मॉनिटर करके या कंट्रोल करके जो ओवरऑल प्रॉफिट बिजनेस गेन होगा वो अच्छे से मिला के दो। इस तरह के प्रिंसिपल की बिहाफ पे ये सारे एजेंट्स काम करेंगे। कॉन्ट्ररी अगर हम लोग देखें तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एजेंट मेक द डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली अगर जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है और प्रिंसिपल मतलब शेयर होल्डर कुछ पूछने के लिए नहीं आने वाले हैं बाद में, तो हम लोग शायद से वहां पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं एज अ एजेंट। द एजेंट मे बी स्क्रम्बल टू द सेल्फ इंटरेस्ट opportunistic behavior and falls short for the expectation of the principal। एजेंसी थ्योरी कहती है कि जो कोई भी अलग अलग करके दिया है, दैट इज हमारे प्रिंसिपल और एजेंट्स, ये दोनों अगर अलग अलग होंगे तो एजेंट खुद के लिए जो कुछ भी काम करेगा उसकी वजह से मे बी वो प्रिंसिपल जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट को या फिर एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकता। मे बी जो हमारी एजेंसी जो फीचर है, द फीचर्स हम लोग कहते हैं कि क्या होगा मेन, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये हमारा बेसिक मेन यहां पर क्या है, कहा गया सेपरेशन ऑफ द की फीचर जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। Theory prescribes that the people or employees are held accountable in their tasks and responsibilities. Reward and punishment can be used to correct the priorities of the agents। जहाँ पे हम लोगों ने एजेंसी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेटेड टू द एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड दो, अगर कुछ बुरा काम करते हो तो पनिशमेंट दो। ये सब कुछ डिफाइन होता है एजेंसी थ्योरी के अंदर। एजेंसी थ्योरी के बाद में आती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। और स्टीवर्डशिप थ्योरी मतलब क्या, पहले तो मतलब चाहिए हमें स्टीवर्ड मतलब क्या होता है। तो स्टीवर्ड्स आर द कंपनीज एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर्स, प्रोटेक्ट्स एंड मेक्स द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स। इन्हें हम लोग कहते हैं स्टीवर्ड्स। The steward theory states that the steward protects and maximizes the shareholders' wealth through firm performances। जो कोई भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के, कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, कंपनी के लिए अच्छा बेनिफिशियल जो आउटकम होता है वो दिखाते हैं। द स्टीवर्ड्स आर सेटिस्फाइड and motivated when organizational success is attained। स्टीवर्ड्स मतलब ये सारे जो हमारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करने वाले जो एग्जीक्यूटिव या मैनेजर है वो सेटिस्फाइड कब होंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस होगा वो जब अचीव हो जाएगा तब। इट स्ट्रेसेस ऑन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एग्जीक्यूटिव टू एक्ट मोर ऑटोनोमसली सो दैट द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स आर मैक्सिमाइज्ड। जो कोई भी हमारी एम्प्लॉयज होंगे या फिर एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो इस तरह से काम करते हैं जिसकी वजह से शेयर होल्डर की जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज होने का चांसेस या पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो।
द एम्प्लॉयज टेक ओनरशिप ऑफ देयर जॉब एंड वर्क एंड डिलीगेटली। जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉयज मतलब इन तरह के ये सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हो, मैनेजर हो या फिर वर्किंग जो हमारे ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज हो, ये हमारे इंडिविजुअल काम के लिए उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप ले लेते हैं और उसके लिए अच्छे से काम करते हैं। इसे कहते हैं हम लोग स्टीवर्डशिप थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में क्या था, कहा था कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो हमारे एजेंट्स होते हैं। इसे वहां पर हम लोग कहते हैं स्टीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, दैट इज स्टेक होल्डर थ्योरी। सिंपल है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी इनकॉर्पोरेटेड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट टू द broad range of stakeholders. It states that the manager in organization have a network of a relationship to serve. These includes the supplier, employees, business partner. इनका कहना ऐसा है कि जो कोई भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका मैनेजमेंट, जो हमारे इंडिविजुअल मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इनका जो नेटवर्क हमारे सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो अच्छा खासा जो नेटवर्क है, उसे उनके इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए हम लोग वहाँ पे जो होगा वो कंपनी का वर्क परफॉर्म करेंगे या डे टू डे रूटीन रखेंगे। The theory focuses on managerial decision making and interest of a stakeholders have an intrinsic value and no sets of interest is assumed to dominate the others. कोई भी अदर इंटरेस्ट जो खुद के लिए होगा उससे यहाँ पे डोमिनेट नहीं करने देंगे, और साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स की जो वैल्यू है उसे हम लोग बढ़ाएंगे। इंडिविजुअल स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थ्योरी मतलब स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो स्टेक होल्डर्स को हम लोग सेटिस्फाई रखें, उन्हें बैड प्रैक्टिस केस के वजह से या फिर उनके लिए हम लोग कुछ अलग रूल्स बना के उन्हें अदर बेनिफिट्स नहीं देंगे, बट जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होने चाहिए वो उन्हें हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमेशा। नेक्स्ट आता है द रिसोर्सेस एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। ये है क्या? The resources dependency theory focuses on the role of a board directors in providing access to the resources needed by the firm. It states that the directors play an important role in providing or securing the essential resources to an organization through their intake or through the external environment. Resources मतलब क्या? अगर कोई इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो फंडिंग्स लगेगी वो फंडिंग्स, साथ ही साथ में प्रोडक्शन के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए लगने वाले डिफरेंट ओवरहेड्स इंक्लूडिंग लेबर, ये सभी की अरेंजमेंट, लैंड, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, ये सभी की जो अरेंजमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से करेंगे। जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस जिन पे पूरी कंपनी डिपेंडेंट है, उन सभी की अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से करेंगे। आगे दिया है इन प्रोवाइडिंग और सिक्योरिंग द एसेंशियल रिसोर्सेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर लिंकेजेस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एनहांसेस द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, फर्म्स परफॉर्मेंस एंड इट्स सर्वाइवल। The directors bring resources to the firm such as information, skill, accesses to the key consultants such as suppliers, buyers, public policy makers, social groups, as well as the legitimacy. Directors can be classified into 4 categories of insiders. 4 categories. पहली कौन सी? Insiders, business experts, support specialists and community influentials. हर एक कंपनी के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। क्यों? तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। फिर चाहे वो इंसाइडर्स हो, इंसाइडर्स के लिए कौन कौन से होंगे? तो जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स के साथ साथ जो हमारे
अलग अलग स्टेक होल्डर्स इनसाइड जो सप्लायर्स वगैरह होंगे वो सब, बिजनेस एक्सपर्ट जो हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस फॉर्मुलेशंस के लिए यूजफुल रहेंगे, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सपोर्ट मतलब जो फाइनेंशियल या फंडिंग्स जो प्रोवाइड करते हैं वो, साथ ही साथ में जो हमारे सप्लायर्स होंगे, लेंडर्स होंगे, उन सभी के लिए जो वहां पे स्पेशल डायरेक्टर्स होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। और कम्युनिटी इन्फ्लुएंशर्स, इन शॉर्ट सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर पब्लिक रिलेशंस के थ्रू हो, हमारी कंपनी की जो आइडेंटिटी है जो तो वो अच्छे से मेंटेन रखने के लिए अलग अलग डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि इस थ्योरी के अंडर अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स अपॉइंट करो और उन्हें अलग अलग एरियाज वहां पे दे दो कि वो उनमें एक्सपर्ट की तरह काम करें और कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल अच्छे से मेंटेन करें। रिसोर्सेज डिपेंडेंसी थ्योरी के बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। Transaction cost theory states that the company has a number of contracts within the company itself of the with market through which it creates value of the company. There is a cost associated with each contract with external party. Such cost is called transaction cost. मतलब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो अलग अलग कॉस्ट बेयर होती है तो उन कॉस्ट के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर दी है। वो कहती क्या है, इफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मार्केट इज हायर द कंपनी वुड अंडरटेक दैट ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। जो हमारी कॉस्ट है ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब इंडिविजुअली अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो बाइंग या सेलिंग के लिए हो पर्टिकुलर असेट्स, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, फिर वो चाहे परचेस कॉस्ट हो, बाइंग कॉस्ट हो, कैरिंग कॉस्ट हो, वॉट एवर इट में भी, उन सबको एनालाइज करके वहां पे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर्स वहां पे लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसकी वजह से अल्टीमेट बेनिफिट कंपनी की प्रॉफिट्स या लॉसेस को पे दिखाई देगा। लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ब्रिंग्स द अप्रोच ऑफ अ डेवलपिंग वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स रादर बाय परचेसिंग वोटिंग पावर। It highlights the allocation of a corporate power, profits and privileges are determined via the government's favor। जो पॉलिटिकल थियरी हम लोग कहते हैं उसके बेसिस पे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स अगर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड अलग अलग तरीके से किस तरह से होगा, तो अगर सपोज कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और उनके स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा है और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को अगर बेनिफिट के लिए, तो जो हमारी रेगुलर गवर्नमेंट होती है उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के लिए अगर कहीं पर कुछ अच्छे नॉर्म्स लाए जिसकी वजह से कॉल रेट्स हो या फिर इंटरनेट डेटा पैक्स के लिए रेट्स हो वो सब कम हुए, तो हर एक स्टेक होल्डर उसके लिए बेनिफिशियल, खुद के लिए बेनिफिशियल समझ में आएगा। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल जो सपोर्ट होता है स्टेक होल्डर्स का या फिर वोटिंग पावर्स जो होती है वो इन तरह के अलग अलग डिसीजंस लेकर वहाँ पे गेन की जाती है। तो हर बार इन सभी थियरीज के लिए कंसीडर करते हुए हम लोग वहाँ पे पॉलिटिकली एस्पेक्ट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स कंसीडर करके चलते हैं, राइट। तो एक बार सभी जो थियरीज थी वो एक के बाद एक, पॉलिटिकल थियरी हो गई, देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट थियरी भी हो गई, देन नेक्स्ट आते हैं ऊपर रिसोर्स डिपेंडेंसी थियरी, उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेक होल्डर थियरी, और आखिर में दो थे दैट इज स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी थियरी। इन सभी थियरीज को पढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ केसेस जो रिसेंट थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेल्यूर्स के, उन्हें सिर्फ देखना है।
पहली केस DHFL कंपनी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, दूसरी यस बैंक और तीसरी जेट एयरवेज। ये सभी आपके लिए पढ़ने के लिए यहां पर अवेलेबल है। हर एक कंपनी में क्या अलग अलग फ्रॉड्स हुए थे, किस तरह से फ्रॉड्स किए गए थे, एक के बाद एक। चलो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, DHFL के लिए। देन सेकंड फॉर यस बैंक। ये सभी जो केसेस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस बैंक के बाद थर्ड आता है जेट एयरवेज पे। आज हम लोगों ने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीखा उसमें ये फेल्यूर से रिलेटेड कुछ केसेस, कुछ थ्योरीज जो हमारे लिए शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकती हैं, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग, ये सभी पॉइंट शॉर्ट आंसर्स के लिए पूछे जा सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहीं पर भी कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको सबको पढ़ने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेल्यूर्स के लिए जो थ्योरीज है एक बार फिर से यहां पे मैं ओपन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। दिस इज फॉर DHFL। देन फॉर जेट एयरवेज and last one is for Yes Bank. Now the corporate governance part and the chapter number 3 is completed.